आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों देखिए, हरियाणा में आप लोगों का सीईटी हो चुका है और बहुत ही जल्द आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आपको फार्मासिस्ट की बच्चों देखिए अब की बार जो है इसमें ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो लग जाइए। देखो बच्चों, प्रेपरेशन का आपको बहुत सारा समय नहीं मिलने वाला। लास्ट टाइम जैसे समय मिला था उसी तरीके से अब की बार भी आपके साथ इतना ही समय हमें मिलेगा, है ना। तो प्रेपरेशन अगर रखेंगे तो ही काम चलेगा, अदरवाइज थोड़े से समय में प्रेपरेशन तो हो नहीं सकती। तो पढ़ने में लग जाइए बच्चों, बता रही हूँ मैं आपको, है ना। तो एक सीट आप अपनी जो है निर्धारित कर सकते हैं, है ना। और तो इसके लिए जो है जो हम प्रेपरेशन हमने स्टार्ट करी रखी है ना। चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो बच्चों। तो आज की वीडियो में जो हरियाणा का जो हमारा एग्जामिनेशन बच्चों 2024 में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बाकी फिर और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी पेपर मैंने अपलोड करा भी हुआ है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फार्मेसी वाली प्लेलिस्ट देख लेना, है ना। बच्चे कह रहे थे मैम कैसे क्या इसकी तैयारी करें, तो देखो बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल मैंने अवेलेबल करा रखा है। मेरी जो अभी जो प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज चल रही है ना बच्चों, जिसमें आज मैंने 23 तक प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हमने, तो वो बहुत बेस्ट है, उससे तैयारी करो आप, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रहे हैं आपको यूट्यूब पे, बाकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसके लिए आपको फार्म एमसीक्यू ऐप अवेलेबल कराया है बच्चों, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज हैं और कोर्सेज भी हैं। तो वहाँ पर कोर्सेज में पीडीएफ डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा। ओके, और बाकी जो है अभी आप लोग यूट्यूब पे देखिए एक 5000+ एमसीक्यूज वाली सीरीज है, आप उसको भी फॉलो कीजिए, है ना। बहुत ही अच्छी आप लोगों की प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देख लो इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो हरियाणा का फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स अवेलेबल करा रखा है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर, बच्चों ऐप पे विजिट कीजिएगा, है ना। तो आपको वहाँ पर क्रैश कोर्स है जिससे आप अपनी बेहतरीन कम समय में अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम जो बच्चे एनरोल हुए थे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, बहुत सारे बच्चे जो हैं सेलेक्ट भी हुए थे। ओके, तो चेक कीजिएगा, विजिट कीजिएगा ऐप पे। अभी देखो इसमें एक बारी क्वेश्चन से देख लो बच्चों, कह रहा डैश इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन ड्रग डोज दैट रिचेज द सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म एंड बिकम अवेलेबल फॉर सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है, देखो रिसेप्टर डिफ्यूजन या डिफ्यूजन बैरियर या फोस्फोलिपिड आपको इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए इसके इतने इजी ना इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो, फ्रैक्शन ऑफ गिवन ड्रग डोज दैट रिचेज द सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, है ना, बिकम अवेलेबल फॉर सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप बोलते हो, इसको क्या बोलते हो बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन होती है ना। फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, या फिर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसको ऐसे भी डेफिनेशन आ सकती है, अलग अलग तरीके से आती है। बायोलिटिक डेफिनेशन बहुत से एग्जाम में बहुत बार आई है ना। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या कहते हो, बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कितनी ड्रग भाई तुमने ली, जैसे आपने ड्रग ली, मान लीजिए ओरली ली, है ना। तो मान लीजिए 100 mg आपने ली, है ना, तो आपको कितनी अवेलेबल हुई, इससे आपके जो है ओरली ली आपने, अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में गई, है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी पहुंची, मान लीजिए जो है कितनी 100% ही पहुंची पूरी पूरी। तो हम पढ़ते हैं आईवी रूट से ड्रग देते तो 100% बायोलिटी होती है, मतलब जितनी दोगे उतनी कितनी ब्लड में जाएगी। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली जो है ड्रग को ब्लड में ही तो एडमिनिस्टर कर रहे हो बच्चों, है ना। तो आईवी रूट से जब इंट्रावीनस देते हैं तो ड्रग की बायोलिटी 100% होती है ना। बाकी जो है बायोलिटी कम होती है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसके रिस्पॉन्सिबल होता है, ड्रग का जो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसकी वजह से बायोलिटी हमारी कम हो जाती है ना। तो बहुत सारे ड्रग्स जिनका बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको ओरली देते भी नहीं है, है ना। जैसे कि लिडोकेन हो गया, है ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको ड्रग को ओरली दिया भी नहीं जाता। तो यहाँ पर तो आपसे सिंपली पूछा गया, क्या पूछा है कि भाई फ्रैक्शन ऑफ द गिवन ड्रग डोज दैट इज सर्कुलेशन इन चेंज फॉर्म, दिस इज नोन एज, देखो ये बायोलिटी होता है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन देखो कि रिसेप्टर दे रखा, डिफ्यूजन बैरियर, फोस्फोलिपिड, मतलब ऐसा इसके ऑप्शन ही ऐसे है ना कि आपको अगर नहीं भी आता हो ना क्वेश्चन तो भी आप कर दोगे। ऑप्शंस को देख के ही हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल देंगे, है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है थायजा डायरेटिक इंक्लूड, ये क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन है ना। तो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन, तो देखो बच्चों फार्माकोलॉजी में आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन 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 क्लासिफिकेशन को पढ़े बिना तो काम चलेगा नहीं। फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन बच्चों अगर आपने कर लिया ना तो आपने लगभग लगभग 70 से 75% तक फार्माकोलॉजी आप लोगों ने कवर कर ली है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन से, है ना। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन का वीडियो बना के भी दिया है, बाकी मैं छोटे छोटे क्लासिफिकेशन के वीडियोज डालती भी रहती हूँ,
है ना, छोटे छोटे वीडियोस बना के, और बाकी एक वीडियो भी बना के दिया हुआ है, और भी मैं डाल दूंगी, आप बहुत सारे वीडियोस डालती रहती हूँ। तो क्लासिफिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चों। यहाँ पे डायरेटिक्स से क्वेश्चन है सिंपल, थायजाइड डायरेटिक्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, देखो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, आपको देखो ऑप्शंस देखो, ट्राइक्लोरमीथायाजाइड, इनके नाम में ही थायाजाइड है, इसे सिंपल क्या ही हो सकता है ना। तो ये सारे आपके थायजाइड डायरेटिक्स है। बाकी लूप डायरेटिक्स होते हैं बच्चों, हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायरेटिक इनको बोलते हो, जिसमें फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड, इथाइनिक एसिड, ये सब आते हैं बच्चों। थायजाइड डायरेटिक होते हैं, थायजाइड लाइक डायरेटिक में मिटोलाजोन, जिपामाइड, और आपके जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में जैसे एसिटाजोलामाइड आ गया। ऑस्मोटिक डायरेटिक होते हैं, पोटाशियम जो स्पैरिंग डायरेटिक में जैसे स्पायरोलैक्टोन, एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में आता है। और एक होता है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें कि ट्राइमेथ्रिन अमाइलोइड ड्रग आती है ना। तो ये सब हमारा क्लासिफिकेशन में हो जाएगा। तो थायजाइड्स में सिंपल आंसर ऑप्शन डी हो गया। फिर कह रहा स्कल कंसिस्ट ऑफ 8, तो क्रेनल बोन है, फेशियल बोन कितनी है। तो देखो ये आपके जो एचएपी से क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एचएपी में हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम का वीडियो बना हुआ है, देख लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है मैंने। तो कह रहे इसमें देखो आपके जो कह रहा स्कल में 8 तो क्रेनल बोन है, चलो भाई ठीक है। फेशियल बोन बट स्कल में टोटल 22 बोन होती है, जिसमें से 8 तो क्रेनल है, 14 बोन 14 बोन फेशियल होती है, ध्यान रखना है कितनी है 14, फेशियल बोन कितनी है बच्चों 14 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो जो अडल्ट है मतलब कि हमारी टोटल बोन्स हमारी कितनी होती है बच्चों 206, तुमने पढ़ी है। टोटल बोन कितनी है तुम्हारे पास 206 है, जिसमें से तुम्हारी 80 बोन तो क्या होती है बच्चों एक्सियल होती है, 80 बोन एक्सियल, और अपेंडिकुलर 126। अपेंडिकुलर मतलब कि जो हाथ पैर को मिला के सारी बनेंगी वो अपेंडिकुलर। 80 एक्सियल है, 126 अपेंडिकुलर, टोटल 206, ठीक है। ठीक, फिर कह रहे अपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। फिर कह रहे 80 जो एक्सेल की है उनमें से देखो स्कल में 22 बोन होती है, जिसमें से 8 तो क्रेनल बोन है और 14 फेशियल बोन्स होती है, ठीक है। ये स्कल की बोन्स की हम बात कर रहे हैं। 6 मिडिल ईयर तुम्हारे कान में, एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3, टोटल 6 हो गई। इन्हें ईयर की ओसिकल्स बोलते हैं, जो ईयर में कहाँ पर मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक हायोइड बोन होती है नेक में, 26 बोन वर्टिब्रल कॉलम में होती है बच्चों, एक स्टर्नम जो कि तुम्हारा चेस्ट बोन बोलते हो, और 12 पेयर रिब्स होती है। ये सारे आपके किस में आते हैं बच्चों, किस में आते हैं एक्सियल स्केलेटन की हम लोग बात कर रहे हैं। और अपेंडिकुलर में देखोगे ना, अपेंडिकुलर में देखो 30 तो एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, 120 हो गई। कितनी बची 6 बची, क्योंकि 126 मैंने आपको बताई थी। 106 में से बच्चों देखो 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, 4 ये हो गए, 2 बच्चों आपकी हिप बोन होती है, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गई 126 बोन ये वाली, और 80 206 बोन टोटल जो हमारी होती है, ठीक है। तो ये आपके स्कल की आपसे पूछी थी कि भाई आपका 8 तो क्रेनियल बोन है और 14 फेशियल बोन्स है। ओके नेक्स्ट देखो, इन द मिडल ईयर कैविटी देयर डैश ऑडिटरी बोन्स, कितनी बताया अभी तुम्हें मिडिल ईयर में बताया ना कि कितने इन द मिडल ईयर कैविटी देयर डैश ऑडिटरी बोन। तो यहाँ पर कितनी दे रखे, देखो हमें ऑप्शन बी में 3 दे रखा है ना। तो एक कान में 3 है, दूसरे में भी 3 है, टोटल 6 हो जाती है। रिब केज कंसिस्ट ऑफ द डैश पेयर ऑफ रिब्स एंड द स्टर्नम एज ब्रेस्ट बोन। तो रिब केज में बच्चों 12 पेयर तो रिब्स होती हैं, और एक स्टर्नम जो तुम्हारा ब्रेस्ट बोन बोल दो, चेस्ट बोन बोल दो, स्टर्नम जो होता है फ्लैट बोन में भी बच्चों ये आता है ना। तो आपका जो है 12 रिब्स कितनी है भाई 12 पेयर्स है बच्चों, 12 पेयर्स, 12 जोड़े हैं, 24 है, मतलब 12 पेयर्स होते हैं। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन टिक कर दो, ऑप्शन सी बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्सल डैश बोन इन द एंकल, टार्सल्स कितने होते हैं। अब तुम्हारे पैरों की बोन की बात हो रही है, मतलब कि देखो हाथों को बोलोगे आप फोर लिम्ब, पैरों को बोलोगे हाइड लिम्ब। ओके बच्चों, तो टार्सल्स बच्चों पैरों में होती है ना। तो 5 7 9 या 11, तो ये हमारे 7 होती है बच्चों, कितनी होती है 7 होती है। टार्सल्स कितनी होती है 7 होती है। देखो बोन्स, यहाँ हाइड लिम्ब की बोन्स की बात करोगे पैर की, तो एक पैर में 30 बताई थी मैंने आपको, है ना। तो देखो एक तो फीमर थाई बोन जो होती है, जो लॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत बार बना क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कौन सी है भाई फीमर, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है फीमर है। उसके बाद टिबिया फिबुला, है ना। फिर उसके बाद पटेला, नी कैप, है ना, सिस्मोइड बोन में आती है। 7 टार्सल होती है, 5 मेटाटार्सल और 14 फेलेंजिस होते हैं। देखो फेलेंजिस तुम्हारे हाथों में भी फेलेंजिस होते हैं, वो भी 14 होती है। हाथों में टार्सल्स की जगह कार्पल्स होती है, तो कार्पल्स बच्चों हमारी 8 होती है, मेटाकार्पल्स तो वही 5 होंगी, है ना, ठीक है। और हाथ में जो है ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, कार्पल 8 हो जाएंगी, मेटर कार्पल 5 और वही 14 फेलेंजिस, ठीक है। टोटल मिला के वही 30 हो गई। यहाँ पर पटेला एक्स्ट्रा आ गई ना, जो पटेला जो तुम्हारी नी कैप है ये एक्स्ट्रा आ गई, तो उसकी जगह वहां पर क्या हो गया कार्पल 8 हो गई, जहाँ पर टार्सल 7 है, ठीक है। बाकी रहनी वही 30 30 है, समझ आ गया।
सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है डैश ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। देखो जो आपके जो सीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन जो लेके जाती है वो तो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस करके जो ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन को सीएनएस के पास लेके जाएंगे, और सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन के पास लेके जाएंगे वो हमारे मोटोर न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, याद रखना है। तो सेंसरी तो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे भाई, सीएनएस के पास सेंस करके लेके आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, अब यहाँ से सीएनएस से लेके जाएंगे वो आपके मोटोर न्यूरॉन्स हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन सी हो गया इसका, है ना। नेक्स्ट है सीएनएस में क्या क्या आता है भाई, सीएनएस में हमने इतनी बार पढ़ा, सीएनएस में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है, और क्या आता है बच्चों, स्पाइनल कोड आता है। तो देखो लंग, लीवर, किडनी ये कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तो ब्रेन आ जाएगा, बाकी स्पाइनल कोड भी हमारे सीएनएस में आता है। ओके बच्चों, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन सेपरेट करेगा बॉडी को अपर एंड लोअर पोर्शन में, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है बच्चों। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो बॉडी को ऐसे ऐसे सेपरेट कर रहा है अपर और लोअर पोर्शन में। तो सैजिटल प्लेन तो बच्चों आपका क्या होता है, वर्टिकल प्लेन होता है जो लेफ्ट एंड राइट में बॉडी को ऐसे बांट देगा। फ्रंटल या कोरोनल, ट्रांसवर्स या क्रॉस सेक्शन, तो ये ना ये क्या बोलोगे इसको आप, ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं, इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होते हैं, यूज टू डिवाइड द बॉडी फॉर डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल पर्पस के लिए बॉडी को डिवाइड करा जाता है इन प्लेन्स के थ्रू, है ना। 3 प्राइमरी एनालिटिकल प्लेन होते हैं, एक तो सैजिटल प्लेन होता है, कोरोनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। सैजिटल और कोरोनल तो बच्चों क्या होते हैं, वर्टिकल प्लेन होते हैं। तो सैजिटल प्लेन में क्या होता है, बॉडी को ना लेफ्ट और राइट, जैसे मान लो बॉडी है उसको ना ऐसे लेफ्ट और राइट में ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सैजिटल प्लेन होता है जो बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगा, है ना। कोरोनल प्लेन जो होता है बच्चों, कोरोनल क्या करता है, ये भी वर्टिकल प्लेन है लेकिन ये फ्रंट और बैक, है ना। तो आप सोचो, जैसे मैं इसमें तो बना के दिखा नहीं पाऊंगी आपको, मतलब कि जैसे कि फ्रंट और बैक, आगे और पीछे में ऐसे डिवाइड कर देगा, है ना। फ्रंट और बैक में, एंटीरियर या पोस्टीरियर में, या फिर डोर्सल और वेंट्रल में बॉडी को डिवाइड कर देगा, वो आपका कोरोनल प्लेन है। एक आपका ट्रांसवर्स प्लेन जो तुमसे पूछा होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये अपर और लोअर पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर देगा। सुपीरियर और इन्फीरियर भी बोल सकते हो बच्चों, अपर एंड लोअर बोल दो या फिर सुपीरियर और इन्फीरियर में बोल दो। ये तुम्हारा एनाटॉमिकल प्लेन है। तो ये हमसे ट्रांसवर्स प्लेन का पूछ रखा था, क्या पता कोरोनल का पूछ ले, आगे सैजिटल का पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है इप्राट्रोपियम इज यूज्ड इन ब्रैडिकार्डिया नेवी ब्लॉक रिस्पेक्टिवली टू डैश हार्ट रेट। तो भाई इप्राट्रोपियम कहाँ पढ़ा तुमने, जब ये भी देखो अगर तुम्हें क्लासिफिकेशन आते तो क्वेश्चन को कर पाओगे कैसे, मैं बताती तुम्हें। तुमने जब जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड हम पढ़ते भाई, हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में आती है। अब हमने पढ़े हुए हैं कोलिनर्जिक ड्रग जो होती है बच्चा, कोलिनर्जिक ड्रग वो क्या करा रही थी, हमारा ब्रैडिकार्डिया करा रही थी भाई, हार्ट रेट को कम करा रही थी, है ना। कोलिनर्जिक ड्रग जो होती है मतलब कि वो क्या कराती है, हमारा हार्ट रेट को कम कराती है, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है ना बच्चों, तो ये सब कराती है। तो इसका ऑपोजिट एंटीकोलिनर्जिक क्या करेंगे बच्चों, हार्ट रेट को ज़्यादा कराएंगी, क्योंकि ये तो सिंपैथेटिक की जैसे काम करेंगी, एड्रेनर्जिक की जैसे काम करेंगे ना, तो ये हार्ट रेट को ज़्यादा कराएंगी। तो क्या इप्राट्रोपियम को यूज़ करोगे ब्रैडिकार्डिया में और एवी ब्लॉक में, क्यों यूज़ करते हो बच्चों। अब देखो ब्रैडिकार्डिया में हार्ट रेट कम हो रखा है, तो उसमें क्यों यूज़ करोगे तुम, ये और डिक्रीज कराएगा क्या, अगर और डिक्रीज कराएगा तो क्या ही होगा, कुछ ऐसा इसका ऐसा तो नहीं होगा, या फिर स्टॉप करा देगा तो क्या ही होगा, फिर तो बचेंगे ही नहीं, या फिर रेज है फिर नन। तो देखो ब्रैडिकार्डिया वाले पेशेंट्स को तुम दे रहे हो अगर इप्राट्रोपियम, तो ये जो है हार्ट रेट को रेज करा देगा बच्चों, है ना, क्योंकि इसने क्या एक्शन दिखाना है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है हमारे हार्ट रेट को बढ़ाएंगी बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आपको पता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, ब्रोंकल अस्थमा में यूज करे जाते हैं बच्चों। ब्रोंकल अस्थमा में ब्रोंकाई को डायलेट कराते हैं, याद रखना है, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं अपनी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, तो ये कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक के सारे फंक्शन से सिंपली, तो मैं कह रही हूँ आपको क्लासिफिकेशन अगर आपने फार्माकोलॉजी का याद कर लिया तो डेली की डेली देखो, ज़्यादा भी परेशान मत हो, डेली एक क्लासिफिकेशन पढ़ लो बच्चों, डेली एक क्लासिफिकेशन याद कर लो, करते रहो, डेली एक करते रहो, क्योंकि जो है आप और रिविज़न साथ साथ करते रहो, रिविज़न बहुत ही मस्ट है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, रिविज़न के साथ पढ़ो, है ना, फिर बिल्कुल बढ़िया होगा, है ना, हमारा सिलेक्शन हमारे हाथ में ही रहेगा फिर तो। चलो बच्चों ठीक है, तो अभी जो आज की क्वेश्चन वीडियो में ना मैं बच्चों इतने ही क्वेश्चंस लेके आई थी। ओके, और बाकी जो है हमने जो 80 क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर रखे हैं, तो उनसे रिवीजन करिए, बहुत ही बढ़िया आपकी रिवीजन और प्रेपरेशन होने वाली है उनसे। बाकी 5000 प्लस MCQs वाली एक सीरीज़ है जिसमें मैंने 6500 आई थिंक MCQs प्रोवाइड करा दिया है, तो वो भी फॉलो कीजिएगा। ओके बच्चों, बाकी जो है क्रैश कोर्स जो अवेलेबल है उसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे विजिट करके। ओके,
तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन से मिलते हैं आप लोगों से। ये जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है इसकी और भी नेक्स्ट आगे पार्ट्स लेके आऊँगी मैं। आज की वीडियो में 10 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, बाकी क्वेश्चन के साथ मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।